तक आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो पड़ाव जहां पर अब दर्शकों को इंतज़ार होता है उनके सवालों के जवाब का। मेरे साथ आदित्य शाह, CIO GST इन्वेस्टमेंट, अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में और शुरुआत करते हैं दर्शकों के पोर्टफोलियो के सवालों से। और सुनील सिन्हा साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं जो कि अमित से सवाल पूछेंगे। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। बोल रहा हूँ मैं। हाँ मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। आवाज़ आ रही है अभी? जी 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 बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है सर? हाँ हाँ, तो हाँ मेरा एक सवाल था। मैं पिछले 7-8 सालों से म्यूचुअल फंड में कुछ जमा करके रखा हूँ, तो उसका भी वैल्यू अभी 8 लाख के आसपास है। ठीक है, मेरा फंड का नाम है रिलायंस का विजन फंड है, रिलायंस का ग्रोथ फंड है, और ICICI का टैक्स सेविंग है, और रिलायंस का टैक्स सेविंग है, और बिरला का भी टैक्स सेविंग स्कीम में है, और भी 2-3 है, लेकिन ये मेन 5 में मेरा लगभग 8 लाख रुपया का भी पोर्टफोलियो बना है। तो मैं जानना चाहता हूँ 2 बात। पहला तो मैं ये जानना चाहता कि इससे 10 साल के बाद इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मेरी बेटी का एजुकेशन के पर्पस के लिए मैंने जमा किया है, और मैं 10,000 रुपये पर मंथ के SIP करना चाहता हूँ। तो मुझे 2 या 3 फंड अच्छे बताएं जिसमें कि मैं लगा सकूं। चलिए सुनील जी, बहुत सारी जानकारी आपने शायद व्हाट्सएप पर हमारे साथ साझा नहीं की है, और मेरे ख्याल से अभी हमारे एक्सपर्ट को इन सब के बारे में पता चला है। फंड्स के नाम बताइएगा एक बार फिर से, कौन कौन से हैं? अमित, आप नोट डाउन कर रहे हैं? एक रिलायंस विजन फंड है, एक रिलायंस ग्रोथ फंड है, और ICICI का टैक्स सेविंग में था, और ये इसका क्या नाम है, सभी रिलायंस का भी टैक्स सेविंग में है, और SBI का भी कुछ है 1-2। तो कुल मिला के उसका भी पोर्टफोलियो का वैल्यू 8 लाख रुपया हो रहा है। ठीक है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसका पॉसिबल वैल्यू 10 साल के बाद क्या हो सकता है, और दूसरा बात कि मुझे 10,000 रुपया पर मंथ अभी SIP करना है, तो उसमें मुझे 2 या 3 अच्छे फंड क्या क्या हो सकते हैं? चलिए, तो देखिए फंड के नाम क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से नहीं है, तो वो पोर्टफोलियो में अभी क्या सही है क्या गलत है, हाँ जी, तो वो पोर्टफोलियो में क्या सही है क्या गलत है, हम उसको उस पर सटीक सलाह भी नहीं दे पाएंगे बिकॉज जानकारी की कमी है। लेकिन अमित, आपसे मुझे बात करनी है। पहले मेरे ख्याल से 10,000 रुपये जो इनको निवेश करने हैं नए सिरे से बताइएगा, क्योंकि वो पहले के निवेश की मेरे पास अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है फंड्स को लेकर। 10,000 रुपीज़ इन्हें अभी कहाँ लगाने चाहिए, उनके लिए आप इनको फंड रिकमेंड कर दीजिए। देखिए, पहले इनका एक सिंपल क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूं कविता। जो इनकी 8 लाख हैं, 10 साल अगर ये इन्वेस्टेड रखेंगे तो 10%, 12% और 15% के फिगर से ये करीब करीब 21 लाख बना लेंगे। अगर ये 10% से ये इन्वेस्टेड रहे तो 12% से ये करीब करीब 25 लाख बना लेंगे, और 15% से ये करीब करीब 32 लाख बना लेंगे। ये 8 लाख रुपए। अब मैं आंसर करता हूं कि इनको अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है 10,000 रुपए की, तो मैं बहुत सिंपल बोलूंगा, आधा पैसा इंडेक्स फंड में लगाएं। HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान 2500 रुपए, UTI निफ्टी इंडेक्स प्लान 2500 रुपए, और बाकी का आधा पैसा अगर इनका रिस्क टॉलरेंस है तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी जो कि एक मिड कैप फंड है, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें ये 2500 लगा सकते हैं और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट टिप और मैं इनको देना चाहूंगा मिस्टर सुनील को, कि इनके जितने भी ELSS हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर वो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं ELSS होल्डिंग का, तो वहां से वो निकलें और उस पैसे को किसी अच्छे लोअर एक्सपेंस रेशियो और बेटर परफॉर्मेंस वाले इक्विटी, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में लेके इन्वेस्ट करें। और ELSS में अपना 3 साल पीरियड कंप्लीट करने के बाद कोई फायदा नहीं है, टैक्स रिटर्न्स, टैक्स सेविंग्स वाले फंड्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता जितना इनको फ्लेक्सी कैप या मिड कैप या मल्टी कैप में मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट सुनील जी। और मैं चाहूँगी कि आप अपना सवाल एक बार फिर से विस्तार से हमें भेजिएगा। पंकज बाजपेयी जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से बोल रहा हूँ, बढ़िया हूँ। मैं आपको काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ, दूसरे चैनल में भी आप जब थी तो वहाँ भी फॉलो करता था, यहाँ भी मैं काफी टाइम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं काफी सारे फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अभी लास्ट 1.5 ईयर से लगभग परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छी नहीं आ रही है।
तो मैं अच्छा। चाह रहा था कि क्या ये सही समय होगा कि मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट करें? सर उससे पहले तो हमें लाइक जानना होगा कि आईसीआईसीआई आपका का मल्टी एसेट फंड है, लाइक दैट। तो सर उससे पहले तो हमें जानना होगा कि आपका करंट पोर्टफोलियो किस तरह से है, उसके बाद ही आपको सलाह दी जा सकेगी कि आपको मल्टी एसेट को जोड़ना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो कैटेगरी है इसने बहुत तूल पकड़ा हुआ है, उसमें रिटर्न्स भी आपको अच्छे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि ये इस तरह के फंड्स अच्छा कर रहे हैं तो आपको अपने पोर्टफोलियो में उनको जगह दे देनी चाहिए, है ना। तो अब जैसे कि मिठाई बहुत लोगों को पसंद होती है, लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो फिर आपको तो वो मना होगा। उसी तरह से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मौजूदा पोर्टफोलियो में किस तरह के फंड है, किस तरह का डाइवर्सिफिकेशन है, उसके बाद ही जो ट्रेंडिंग फंड्स है आपको डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए। और ट्रेंडिंग फंड्स का भी परफॉर्म करने का एक फेज़ होता है सर। जो फंड से आप अभी नाखुश हैं, जिनकी परफॉर्मेंस से आप नाखुश हैं, उन्हीं फंड्स ने आपको पिछले समय में कमाई करके दी है। तो मुझे तो पहले अपने पोर्टफोलियो के फंड मिक्स के बारे में बताइए, क्योंकि सवाल में मेरे ख्याल से आपने एक्सिस ब्लू चिप लिखा हुआ है, पराग पारेख लिखा हुआ है, उसका फ्लेक्सी कैप और कोटक का इमर्जिंग इक्विटी लिखा हुआ है सर। उसके अलावा आपने हमें कोई जानकारी नहीं दी है, तो जानकारी के लिहाज से थोड़ा सा और मुझे जानना होगा आपके बारे में सर। मैं अभी मेरा एसेट लार्ज कैप में 2100 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ। किसमें सर? एक सेकंड, मुझे एक सेकंड सर, क्योंकि ये डिटेल्स हमारे पास नहीं है, मुझे भी नोट डाउन करना पड़ेगा, मेरे एक्सपर्ट को भी नोट डाउन करना पड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि विस्तार से अपनी जानकारी हमें दें। अब मुझे बताइए कौन सा फंड है? मेरा एसेट लार्ज कैप, उसमें 2100 की है। और एसबीआई कॉन्ट्रा में 2000 की है। ओके। क्वांट एक्टिव में 3000 की है। ओके। आईसीआईसी फोकस में 2500 रुपए की है। ओके। और कैनरा स्मॉल कैप में 1100 रुपए की। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप, जी ठीक है सर। और इसके अलावा एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप और कोटक इमर्जिंग का इक्विटी आपने पूछा हुआ है ना? हाँ हाँ जी, वो पहले था मेरे पास, कोटक इमर्जिंग मेरे चल रहा है, लेकिन बाकी दोनों में एसआईपी स्टॉप कर दिया अभी। ठीक है, चलिए। ओके आदित्य, चिंता की वजह इनके पास है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंड्स इनके पोर्टफोलियो में परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे बाज़ार की चाल की वजह से। तो अब सवाल जैसे कि ये पूछ भी रहे हैं कि इनको क्या कोई नई कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करनी चाहिए, उस पर मेरे ख्याल से हम बाद में आएंगे आपके जवाब के अंतिम पड़ाव पर। उससे पहले मौजूदा पोर्टफोलियो में अगर कुछ छटनी करनी है, क्योंकि बुनियादी तौर पर जिन फंड्स इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाजार में उतार चढ़ाव है उसका असर दिखाई दे रहा है। इनका नज़रिया क्या है मैं नहीं जानती, उम्मीद करती हूँ कि लंबा नज़रिया हो। कहाँ से निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि अगर परफॉर्म करने का समय दिया जाए फंड्स को तो ये परफॉर्म भी करेंगे, क्या कहेंगे आप? मैम सबसे पहले तो इन्वेस्टरों को ये जानने की जरूरत है कि पिछले 18 महीने के अंदर निफ्टी का रिटर्न नेगेटिव है। 2021 के अक्टूबर से मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न भी नेगेटिव है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन करते रहता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए, पर 1 या 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, आपके फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके फंड इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की चाल वैसी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है, वहां से निकल जाके आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कीजिए। लार्ज कैप एक्टिव फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू कीजिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। मिराय एसेट लार्ज कैप, वो मैंने बिल्कुल कहा कि वहां से निकल के यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। रही बात इन्वेस्टर की, कि इन्वेस्टर अभी चिंतित है कि अभी इक्विटी में रिटर्न नहीं आ रहा है तो मल्टी एसेट में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले इक्विटी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए और उस फाइनेंशियल प्लान के तहत एक एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 20, 30, 40 रुपए ही इक्विटी में लगाइए, बाकी और एसेट क्लासेस जैसे कि डेट है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। अब इक्विटी के मनी को अगर स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दे रही है तो दूसरे एसेट क्लासेस में लगाने की जरूरत नहीं है। उस इक्विटी के मनी को इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स में ही रहने दीजिए, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, 1-2 फंड में से निकलिए। पॉइंट नंबर 2, इक्विटी रिटर्न नहीं दे रहा है, घबराने की बात नहीं है, आपके फंड्स ठीक है, मार्केट ही रिटर्न नहीं दे रहा है। पॉइंट नंबर 3, एसेट एलोकेशन कीजिए।
और एसेट एलोकेशन के तहत जो भी आपकी इक्विटी एक्सपोजर है उसको मल्टी एसेट फंड में मत डालिए, इक्विटी के एक्सपोजर के तहत ही लीजिए। बाकी सारे एसेट्स का एक्सपोजर आप डिफरेंट डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स के साथ ले सकते हैं, जैसे कि डेट का डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू या रियल एस्टेट का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मल्टी एसेट फंड्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट वाजपेयी जी आपके पोर्टफोलियो के लिए। अगला सवाल अमित के लिए होगा। विनोद कुमार जी ने ट्विटर पर अपना सवाल हमें भेजा है और पूछा है इन्हें एसआईपी की शुरुआत करनी है, यानी निवेश की शुरुआत करनी है। अमित 60,000 रुपये लगा सकते हैं, कह रहे हैं 15 साल के लिए लगाना है और लगभग 50 लाख रुपए का इनका टारगेट है। इनको गाइड कीजिए। सो विनोद जी, आप 180 महीने मतलब 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे 8,000 रुपये महीने से, तो आप 10% की ग्रोथ पे 32 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, 12% की ग्रोथ पे 38 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और 15% की ग्रोथ पे तकरीबन 49 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं आपका टारगेट 50 लाख जमा करने का है, तो आप घबराइए नहीं। पहले आप अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस भी गैदर कीजिए और 8,000 रुपए की एसआईपी शुरू कीजिए। जो फंड रिकमेंडेशंस मैं आपको दूंगा वो है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 2500 रुपए, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान 2500 रुपए और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3,000 या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में 3,000। ये 8,000 रुपए आप 3 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करना शुरू कीजिए। आपको डिसेंट 12 से 14% का रिटर्न मिल सकता है। ये अच्छे परफॉर्मिंग फंड है, इसमें एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए वैसे वैसे आप फंड परफॉर्मेंस को समझिए, फंड कब चेंज करना है वो ट्रिगर्स को समझिए, एक्सपेंस रेशियो किन के कम है उससे रिटर्न पे क्या इम्पैक्ट है वो समझिए और किसी प्रोफेशनल के साथ एंगेजमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को और अच्छा बनाइए और सेविंग कैपेसिटी बढ़ने पे एडिशनल सेविंग्स को इन्वेस्ट कीजिए, तो आप अपने गोल तक जल्दी पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, चलिए जब तक हम दूसरे दर्शकों को फोन लाइन पर लेते हैं तब तक एक सवाल दीपक का लेंगे गुजरात से। आदित्य आपके पास नहीं, मेरे ख्याल से अमित के पास है ये सवाल। अमित, इनका जो सवाल है, पिछले 4 महीने से इन्होंने एसआईपी की शुरुआत कर रखी है, 30 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं और 1,000 रुपए तक बढ़ा सकते हैं अपने निवेश को। तो इनके लिए भी मेरे पास सिंपल 2 या 3 इलस्ट्रेशन नंबर्स हैं और कुछ नोट्स हैं। 10% पे ये 14,000 रुपए की एसआईपी से 10 साल में 28 लाख जमा कर सकते हैं। 12% की ग्रोथ से ये करीब 31 लाख 36 हजार जमा कर सकते हैं और 15% की ग्रोथ से ये करीब 36 लाख 82 हजार रुपए जमा कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इनका पोर्टफोलियो किस रेंज में रिटर्न जनरेट कर रहा है, ये एनीवेयर फ्रॉम 28 lakhs to 37 lakhs एक्यूमुलेट कर सकते हैं। कुछ और नोट्स मैं इनके लिए बोलूंगा, जैसे जैसे इनका सेविंग कैपेसिटी बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये अपना एसआईपी बढ़ा दें। इनके लिए मेरे पास 3 म्यूचुअल फंड्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ 4 महीने पहले इन्होंने इन्वेस्टिंग शुरू की है, इनको एक्सपीरियंस गैदर करने की बहुत आवश्यकता है। और जब आप एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हैं तो मैं रिस्की म्यूचुअल फंड सजेस्ट नहीं करता, तो मैं इनके लिए बोलूंगा यूटीआई निफ्टी इंडेक्स, HDFC सेंसेक्स इंडेक्स प्लान, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं। इंडेक्स में पैसा लगाइए, ईडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड में पैसा लगाइए, 5-5 हजार और 4,000 से 14,000 की एसआईपी कैलेंडर बनाइए और अगले 2 साल के बाद ग्रेजुअली अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप या लार्ज एंड मिड कैप या मिड कैप फंड ऐड कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे मैंने पिछले क्वेरी में बताया, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज भी बताया, इन फंड्स को ऐड कीजिए। पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहिए, डायरेक्ट प्लान में रहिए जितना हो सके, परफॉर्मेंस देखिए और अपने गोल्स को अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान के साथ हमेशा मैरिड रखिए, मतलब अपने इन्वेस्टिंग को गोल से जोड़ के रखिए और गोल पे ही आपका नजर होना चाहिए, इन्वेस्टिंग और परफॉर्मेंस पे उतना नहीं, क्योंकि मुझे आपके गोल तक आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। तो ये मेरे कुछ टिप्स हैं इनके लिए, आई होप इट हेल्प्स। जी, अगला सवाल लेते हैं, आदित्य के लिए है और राजेश कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। राजेश कुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ऑलराइट, मुझे लगता है इनको शायद आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन आदित्य आपके पास इनका सवाल होगा। एक्सिस बैंकिंग और PSU फंड में ये कह रहे हैं कि इन्होंने निवेश किया हुआ है, IDFC शॉर्ट टर्म बॉन्ड में किया है, DSP के कॉर्पोरेट फंड में किया हुआ है और इनको ये समझना है कि क्या और डेट फंड में मौजूदा समय में निवेश किया जा सकता है या नहीं, और आने वाले वक्त में डेट फंड मार्केट
को लेकर क्या तस्वीर उभरती हुई दिखाई दे रही है? ये अब फिक्स इनकम बहुत अट्रैक्टिव हो गया है अब, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। और कहीं कहीं डिपॉजिट, अगर मैं डिपॉजिट की बात करूँ तो कहीं डिपॉजिट होल्डर्स 8% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है उनको। तो फिक्स इनकम में एलोकेशन करना इस टाइम पे सही होगा जब इक्विटी मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। आपको एसेट एलोकेशन जैसे मैंने पहले कहा वो करना जरूरी है। दूसरी बात, आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से अब आपको ड्यूरेशन रिस्क लेना चाहिए, लॉन्गर एंड ऑफ द कर्व की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल प्योरली एंड हो रही है। और अब अगले साल आरबीआई हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट करेगी। तो मेरे हिसाब से लॉन्गर एंड की तरफ जाएंगे तो बेटर रहेगा। एसबीआई का लॉन्ग टर्म जीसेक बॉन्ड फंड अगर आप पोर्टफोलियो में डालेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके पोर्टफोलियो में बाकी जो फंड्स हैं बिल्कुल सही है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है। 5.5% रिटर्न इसीलिए मिला था इन्वेस्टर को क्योंकि अभी ब्याज दरें ही कम हो गई थी पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर। तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्गर एंड ऑफ द कर्व की तरफ मूव करिए एसबीआई लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड के साथ, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और डेट फंड में अभी इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा टाइम है। ऑलराइट, चलिए हम आगे बढ़े उससे पहले चलिए झटपट निवेश का गुरु मंत्र देख लेते हैं हमारे जानकार क्या लेकर आए हैं। बताइए अमित, क्या है आपका गुरु मंत्र आज का? देखिए कविता, आपने ये बात अपने एक क्वेरी में छेड़ी थी, मैं उसी बात को रीइंफोर्स करना चाहता हूं। जब आपने ये शो शुरू किया था कि हर वो चीज जो अच्छी है और मार्केट में अवेलेबल है वो जरूरी नहीं है कि हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जैसे ईपीएस का एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो काफी लोग बोल रहे हैं ईपीएस में जाएं कि नहीं जाएं। तो उसी का एक एग्जाम्पल लेते हुए मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर इन्वेस्टर को उस प्रोडक्ट जो अवेलेबल है उसकी सूटेबिलिटी अपने फाइनेंशियल गोल्स के लेंस से करनी चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट मेरे को लिक्विडिटी देता है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे को कॉस्ट एफिशिएंसी का एडवांटेज देता है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे को कैपिटल प्रोटेक्शन देता है, क्या ये प्रोडक्ट मेरे को टैक्स एफिशिएंसी देता है। तो हर प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी उसके गोल से डिटरमिन होती है, ना कि प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक से इन आइसोलेशन। तो आप जब भी किसी प्रोडक्ट को कंसिडर करें अपने पोर्टफोलियो के लिए, आप उनको मैं बोलूंगा अपने फाइनेंशियल गोल के लिए कंसिडर कीजिए, अपने पोर्टफोलियो की नहीं। और उसकी सूटेबिलिटी आपके गोल्स की रिक्वायरमेंट से डिटरमिन होनी चाहिए, ना कि प्रोडक्ट के फीचर से। ठीक वैसे ही आपने ये भी बात बोली कि हर वो मिठाई जो मार्केट में अवेलेबल है वो हमें खानी नहीं है। बहुत सी मिठाइयां हैं, लेकिन हमको खानी सिर्फ वो ही है जिसको हम एंजॉय कर सकें, जो हमारे डाइटरी हैबिट में फिट होती है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब नहीं करती है। वैसे ही आप फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग के फिटमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ये बहुत खूब अमित। आदित्य बताएं आपके गुरु मंत्र क्या है? मैम, जैसे कि अभी हमने पिछले इन्वेस्टर के साथ कहा, मार्केट में अभी 18 से 20 महीने से कोई रिटर्न नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी का रिटर्न इसी सेम पीरियड के अंदर -4% है। बहुत सारा रिटर्न फ्रंट एंड हो गया था कोविड के बाद, और अब हम 1.5-2 साल की टाइम करेक्शन देख रहे हैं। प्राइस करेक्शन बाकी सब स्टॉक्स में हुई है पर इंडेक्स में नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से ऐसे कंसोलिडेशन के फेज आते रहे हैं, घबराइए मत। जब मार्केट नीचे जाती है तो आपको और यूनिट्स मिलते हैं, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपको रिटर्न का फायदा मिलता है। तो पिछले 18 से 24 महीने के रिटर्न को देख के घबराइए मत। अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में इन्वेस्ट कीजिए, और रिटर्न को नियर टर्म में मत देखिए। 3 से 5 साल के अंदर इन्वेस्ट अभी करते रहिए। अभी आप पेड़ के सीड्स लगा रहे हैं, फल लेने का टाइम अगले 5 से 10 साल के बाद आएगा। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट वे में एसआईपी कीजिए और नियर टर्म रिटर्न्स को भूल जाए। चलिए, शो का आखिरी सवाल। अब हमारे साथ अजय कुमार जी फोन लाइन पे हैं जो कि अमित से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। 10 लाख रुपए लगाने हैं सर? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सर 10 लाख रुपए लगाने हैं आपको, है ना? यही सवाल है ना आपका? जी 10 लाख एक्चुअली मेरा टारगेट है मैम।
ये आपका टारगेट है? जी जी। अच्छा, कितना निवेश करेंगे इसके लिए? हाँ, इसमें कितना निवेश करना पड़ेगा मेरे को SIP के अच्छा। थ्रू, ऐसा जानना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो अमित ये थोड़ा सा 10 लाख रुपए इन्हें चाहिए जी। हाँ, तो इनको कितनी SIP करनी होगी और कितने साल का लक्ष्य रखना होगा? जी, इनका सवाल ये था कि इनको 1 साल में 10 लाख रुपए एक्यूमुलेट करने हैं। तो ऑब्वियसली हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हम डेट फंड ही रेकमेंड करेंगे। इनको 82,000 महीने की SIP करनी पड़ेगी। 6% का ब्याज मैंने फिक्स इनकम ग्रोथ लगाया है। कोटक मनी मार्केट, IDFC लो ड्यूरेशन, HDFC अल्ट्रा शॉर्ट फंड, इसका कॉम्बिनेशन बना लें। इन तीनों में आपको लो ड्यूरेशन है, अल्ट्रा शॉर्ट है और मनी मार्केट है। क्योंकि इनका होराइजन सिर्फ 1 साल का है, मैं इनको कोई भी ऐसा फंड नहीं रेकमेंड करूंगा जहां पे अंडरलाइंग पेपर 1.5 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड वाला हो, नहीं तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क आ जाता है। मैं इंटरेस्ट रेट रिस्क से बचाते हुए इनको ये 3 फंड्स बोलूंगा। 82,000 की SIP करें, 1 साल में 12 महीने में इनका 6% या उसके ऊपर का रिटर्न होगा तो आराम से 10 लाख रुपए एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट अजय कुमार जी आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसी के साथ अमित आपका, आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पर हम एक नंबर छोड़े जा रहे हैं जो हमारा WhatsApp नंबर है, और इस नंबर पर अपने सवाल, जो भी फंड से जुड़े सवाल हैं वो लिख कर भेजिएगा और हमारे एक्सपर्ट आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। नमस्कार।